Yes, good morning to all of you. Let us now go ahead with our discussion on the topic of LLP. Today is my last lecture. तो अब मैं आपको सिखाने के लिए शायद फिर से सीए फाउंडेशन में नहीं मिलूंगा, डिवीजन के लिए कंसिडर करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सिखाने की बात कर रहा हूँ, ओके। और सीए इंटर में आपको नहीं छोड़ूंगा, तो तब की बात तब करेंगे। आज अपने को एलएलपी पूरा करने का है, जितना जल्दी पूरा होगा उतना जल्दी छोड़ दूंगा। अगर 10:30 बजे खत्म हो गया तो 10:30 बजे छोड़ दूंगा, और 1:30 बज गया तो 1:30 बजे, 2 बज गया तो 2 बजे खत्म होने के बाद छोड़ूंगा। ऐसे चला घिरे नहीं जाएगा, ओके। चल, कल हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी हुई थी एलएलपी के बारे में। देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स व्हिच वी स्टडीड एक्स्ट्रा। अच्छा, शेयरिंग चालू है क्या? शेयरिंग चालू नहीं है, ठीक है। दिसे तिकडे आता टीम झाली, होय, ठीक आहे। जस्ट अ सेकंड, मला फक्त एकदा माझं डिस्प्ले सेटिंग बघू द्या। ओके, okay. So where are we now? We are going to talk about अपना ये फीचर सब हो गया ना रे, सारा का सारा। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल। ये डिस्कस किया था कि हमने कि नहीं किया था? ओके। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एलएलपी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? फिर से एक बार, एग्रीमेंट। तो तुमको तुम्हारा एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास भेजने का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजने का, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास भेजने का, क्या भेजने का? उसका तुमको तुम्हारा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भेजने का रहेगा। आज अपने को वो भी सीखने का है कि इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मतलब क्या रहता है और उसको किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या? अगेन जस्ट लाइक पार्टनरशिप, इट इज योर एग्रीमेंट। और जहां पे तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं है, सॉरी, जहां पे तुम्हारा एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट एग्रीमेंट रहता है किसी भी हालत में। जहां पे तुम्हारा एग्रीमेंट साइलेंट है, तो इन दैट केस द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी विल बी एप्लीकेबल। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। It provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirement. In fact, when we started this topic, at that time, we were talking about Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4. तब मैंने बोला था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बजाय एलएलपी बनने का रहेगा तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 3। उसका क्या मकसद क्या था? फिर पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए मकसद था वो लिमिटेड लायबिलिटी का प्रिंसिपल एंजॉय करने का था। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का मकसद क्या रह सकता है? लेसर रेगुलेशन, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू फॉर्म। थोड़ा सा प्रोसीजर से पहले नाम बुक करना पड़ता है, उसके बाद में तुम उसको फॉर्म कर सकते हो। तो थोड़ा प्रोसीजर्स है, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मेमोरेंडम, आर्टिकल, बाद में दुनिया भर का अलग अलग चीजें, वो सब चीजों का यहाँ पे झंझट नहीं है। तुम लोग तुम्हारा एग्रीमेंट फटाफट से ड्राफ्ट कर सकते हो, काम कर सकते हो। इट इज इजी टू फॉर्म, रिलेटिवली इजी टू फॉर्म। ये पार्टनरशिप के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो ओरल एग्रीमेंट भी चल जाता है, यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता है। कैसे बोल रहा हूँ? तो पार्टनरशिप के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट गिव्स यू मोर स्ट्रक्चर्ड स्टेबिलिटी। और वो स्ट्रक्चर्ड स्टेबिलिटी के लिए तुमको जो कंपनी फॉर्म चाहिए था, कंपनी फॉर्म के लिए तो दुनिया भर का अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी फॉर्म प्रॉब्लमेटिक है, मैं ये बोल रहा हूँ कंपनी फॉर्म के लिए ज्यादा प्रोसीजर्स है, उसके मुकाबले यहाँ पे प्रोसीजर्स कम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इजी टू फॉर्म। नेक्स्ट वन, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी कैसा है? पार्टनर टू पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी है कि पार्टनर टू एलएलपी म्यूचुअल एजेंसी है? पार्टनर टू एलएलपी म्यूचुअल एजेंसी। तो सर अल्टीमेटली वही हुआ ना कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स आर देयर। तो ए ने जो काम किया, अगर वो उनके अथॉरिटी के अंदर रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लॉयड अथॉरिटी या फिर एक्सप्रेस अथॉरिटी, जैसा रहेगा वैसा, उस अथॉरिटी के अंदर रहेगा, इन दैट केस सर whatever is done by A, B and C are also bound by the same. Whatever is done by B, A and C are bound by the same. Whatever is done by C, A and B are bound by the same, and their liabilities are unlimited.
In LLP, the situation is quite different. यहाँ पे we are saying that the partner is the agent of LLP, not other partners, and partner is the principal of LLP, not other partners. And whatever actions he is taking within the authority which is granted to him by LLP, then he is binding the LLP by that particular act. तो सर अगर वो LLP को बाइंड करता है और अपने अथॉरिटी के अंदर ही काम करता है, तो अल्टीमेटली उसने जो डिसीजन लिया हुआ रहेगा, उसका जो लायबिलिटी क्रिएट होगा, वो लायबिलिटी LLP को बेयर करना पड़ेगा. यस. तो सर मतलब अल्टीमेटली बाकी पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा. नो, ऐसा कैसे हो गया सर? क्योंकि LLP का लायबिलिटी कैसा है? लिमिटेड लायबिलिटी है. अगर लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा उसका मतलब क्या हो जाता है? पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द सेम. तो LLP का जितना एसेट्स है उतना तक अमाउंट जा सकता है. वो लायबिलिटी को रिपे करने के लिए, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए LLP का जितना एसेट्स है उतना यूज कर सकते हैं. बट LLP का एसेट्स कम पड़ गया तो घर से लेके आना जरूरी नहीं, जो तुमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हो जाता है. बिकॉज इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देयर इज नो मिडलमैन इन बिटवीन, देयर इज नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन, देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन बिटवीन. पर्दा नहीं है. इधर रहेगा तो वो इनविजिबल है. पार्टनर के साथ बात किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? तुमने बाकी पार्टनर के साथ बात किया हुआ. यहाँ पे वैसी बात नहीं है. यहाँ पे पार्टनर के साथ बात किया मतलब तुमने LLP के साथ बात किया, बाकी पार्टनर के साथ बात किया हुआ. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो. तो अगर तुमको याद रहेगा तो मेरे ख्याल से जब मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा था, म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहा था, कनेक्शन की बात कर रहा था, तब मैंने बोला था, आर्यमन यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने बोला था हाथ मेरे साथ पकड़ो. तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा राइट हैंड ने ट्रांजेक्शन किया, मेरा लेफ्ट हैंड ने ट्रांजेक्शन किया हुआ नहीं, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली. और तब मैंने बोला था कि पार्टनरशिप मतलब क्या रहता है, फिर अल्टीमेटली इट्स अ सिंगल बॉडी हैविंग मल्टीपल हैंड्स, ऐसा सोच सकते हो. तो मेरे राइट हैंड ने बात किया रहेगा तो भी मेरा पार्टनर के लेफ्ट हैंड ने भी बात कैसा समझ जाने का रहता है. मेरे लेफ्ट हैंड ने तो बात किया ही है, बट मेरे पार्टनर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड ने बात किया, मेरे दूसरे तीसरे चौथे सब पार्टनर ने बात की है. ऐसा करके हम कंसिडर करते हैं. मैंने तुमको उसके लिए एग्जांपल कौन सा दिया था? घर में कुछ घूम हवन रहेगा तो क्या करते हैं हम? भट्टी बाबा को हाथ लगा के बैठते हैं. नहीं तो बीवी रहेगी तो हस्बैंड को हाथ लगा के बैठते हैं. बाद में क्या बोलते हैं? पूरा पूरा मंत्र बोलते हैं, मामा बोल देते हैं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो सेम लॉजिक इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप. बट LLP के लिए ऐसा नहीं. LLP में क्या होता है? अगर अलग अलग पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो पार्टनर ने सबने मिलकर, तो बच्चा लोग लड़की लोग या फिर आजकल तो बॉयज भी करते हैं, इधर पिकनिक विकनिक को जाते हैं तो क्या करते हैं? फोटो निकालते हैं. सब लोग ऐसा अपना शूज सामने रखते हैं और बाद में सब लोग फोटो निकालते हैं. नहीं तो एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और बाद में ऐसा गोल रहता है सबका और बाद में फोटो निकालते हैं. फिर क्या हाथ पे नेल पॉलिश रहेगा, नहीं तो क्या हैंड बैंड बांधा रहेगा, फ्रेंडशिप बैंड बांधा रहेगा वगैरह करके उसका सबको फोटो निकाल के इंस्टा पे डालते रहते हैं. बराबर. तो आपने क्या किया है? एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, वो इंडियन पार्टनरशिप. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और अभी LLP की बात करो तो क्या हो जाएगा? वैसे ही फोटो निकालेगा, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा मालूम है तुमको करना पड़ेगा ऊपर से क्या रहता है वो तुम्हारा, व्हाट इज इट कॉल्ड, ड्रोन वाला शॉट लेना पड़ेगा. और बीच में एक पिलर रहेगा, पिलर, और सबने पिलर को हाथ लगाया हुआ है, किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ नहीं. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? बिकॉज देयर इज एन एंटिटी इन बिटवीन. व्हाट इज एंटिटी? दैट पिलर मतलब क्या? तुम्हारा LLP है. इन केस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप वैसे ही गोल करके रखे हुए हैं लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. और इन केस ऑफ LLP वैसे ही गोल करके खड़े हुए हैं बट एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, बल्कि बीच में एक पिलर है, पिलर को हाथ जोड़ के रखा हुआ है. So you are connected to pillar is connected to you, but everybody else who is connected to pillar is not connected to you. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. सबको समझा क्या? So LLP में म्यूचुअल एजेंसी है क्या? है. लेकिन कैसा वाला म्यूचुअल एजेंसी है? It's a different type of mutual agency. It's not a mutual agency between partner to partner. It's a mutual agency between partner to firm or LLP and LLP to partners. So किसी पार्टनर ने अपने अथॉरिटी के अंदर काम किया रहेगा तो LLP को बाइंड कर सकता है क्या? हाँ, बाइंड तो करे. लेकिन वो LLP को बाइंड करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पार्टनर्स को घर से लेके आना पड़े. हाँ, LLP का एसेट्स उड़ सकता है क्या? उड़ सकता है. और LLP का एसेट्स कम पड़ेगा तो लायबिलिटी को चुप बैठना पड़ेगा. देन दे कैन नॉट से सर अल्टीमेटली पार्टनरशिप है ना, तो जाओ घर से लेके आओ. बोलेंगे नहीं, घर से ले आओ, ये LLP का. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी. एंड नेक्स्ट देयर इज फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ अ कंपनी व्हाट हैपेंस, देयर इज अ सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तुमको बोलना पड़ता है कि तुमको तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है, कौन कितना लेके आना है वगैरह वगैरह. एंड देन द कंपनी कैन स्पेसिफाई. कंपनी जो शुरुआत के प्रमोटर्स रहेंगे उनको इतना कैपिटल तो लेके आना पड़ेगा. कंपनी कैन हैव दैट काइंड ऑफ क्लॉज. यहाँ पे ऐसा कुछ झमेला है नहीं. विल फंडेड पार्टनर्स कैन बी वर्किंग, सम पीपल मे बी ओनली वर्किंग पार्टनर्स, सम पीपल कैन बी योर स्लीपिंग पार्टनर्स. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन आल्सो कम. जनरली यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर ज्यादा आते नहीं है, बट अब पार्टनर में स्पेसिफाइड में ज्यादा काम करूंगा, कैपिटल कम लाओ. दैट इज पॉसिबल. दैट इज जनरली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज. वहां पे क्योंकि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट उनको ओनर बनने का तो कैपिटल लाना ही पड़ता है.
यहाँ पे ओनर बनने का तो कैपिटल लाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है. यू आर रेडी टू वर्क एंड अदर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट यू. इन दैट केस इट इज पॉसिबल फॉर यू टू वर्क दैट पर्टिकुलर थिंग. इनफैक्ट सबके पास क्या अपना अपना प्रोफेशनल डिग्री रहेगा. भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई और तो हमारे एलएलपी चालू कर दिया, काम खत्म. तो मैं मेरे घर से काम करूंगा, तुम तुम्हारे घर से काम करोगे. कैपिटल का जरूरत भी नहीं रह सकता शायद. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. लेकिन सिर्फ क्या है, तुम किसी कंपनी को, सपोज तुम रिलायंस को जाके कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो. रिलायंस बोलते कि ठीक है आप ऑडिटिंग के आपको असाइनमेंट देता हो, लेकिन हमको टैक्स के लिए कोई तो पर्सन चाहिए. अब आपका टैक्स का आदमी नहीं, क्या करे, हम किसी बड़े फॉर्म के वजह चाहते हैं. बोलता हूँ नहीं, मेरे पास आ जाओ. मेरे फॉर्म में मेरा एक पार्टनर है, वो टैक्स का भी काम करता है, और मेरा दूसरा पार्टनर है वो जीएसटी का काम करता है. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप अंदर की ठोकर खाने को मत जाओ, किसके पास जाओ कि उसके पास जाओ. मेरे पास सब कुछ, एवरीथिंग अंडर वन रूफ है, एंड ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग. समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. सो इट हेल्प्स यू. It is having flexible capital structure. It is not having the fixed capital structure. In fact, you can start it without having capital also. मैक्सिमम क्या कर सकते हो आप, आपने एक छोटा वेबसाइट बनाना है, उसके लिए अपने को डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने को पेमेंट करना पड़ेगा होस्टिंग के लिए. और बाद में ईमेल कुछ यूज करने का रहेगा, कुछ गूगल एप्स में तो क्या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एक पैकेज ले लेंगे, काम खत्म हो. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गो. तो कुछ समझने में कैसे बोल रहा हूँ. बट जनरली देयर इज नो स्पेशल थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग एलएलपी. हाँ, तुमको अगर एलएलपी बिजनेस के लिए चालू करना करेगा तो शायद कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है. बट प्रोफेशन के लिए चालू करना करेगा तो देयर इज नो कंपल्शन दैट यू विल हैव टू हैव कैपिटल. इट इज अ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर. और उसके अंदर भी क्या है, a partner can specify that I am bringing least capital, but I am going to put lot of efforts. It's possible. That is not possible in case of company. Why? Because in company, by default, it is separation of ownership from management. तो तुमको ओनर बनने का तो तुमको कैपिटल लेके आना ही पड़ेगा. हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि मैं 1 ही शेयर परचेस करूंगा, कोई बोलेगा मैं 100 शेयर परचेस करूंगा. दैट इज ओके, बट तुमको शेयर परचेस करना जरूरी होता है. यहाँ पे ऐसा कुछ है. यू आर नॉट separating the ownership from management, so it is possible for you to work in a different manner as compared to company. And next one, it is easy to dissolve. कंपनी को डिसॉल्व करना है तो तुमको फिर से बार जन्म देने वाले को पकड़ना पड़ता है ना. सिंपल प्रिंसिपल याद है, जो जन्म दे सकता है वही तुम्हारी जान ले सकता है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. वैसे ही कंपनी को जन्म देने वाला कौन था, वन ऑफ द पार्टनर इज द आरओसी. तो उसके परमिशन के बिना तुम डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते हो. यहाँ पे पहले तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ रहता है, और तुम बाद में वो इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट को आरओसी के पास सबमिट करने को जाते हैं. नथिंग मोर देन दैट. सो जन्म देने वाले पार्टनर्स है, मतलब यहाँ पे भी बंद करने वाले कौन रहने वाले, पार्टनर्स रहने. बट यस, दे हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर. लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बट फिर भी उनको पहले परमिशन लेना नहीं पड़ता कि भाई हमको डिसॉल्व करने का आपका कुछ ऑब्जेक्शन है क्या. फिर वो बोलेगा नहीं, मुझे थर्ड पार्टी को पहले पूछना पड़ेगा किसी और का कुछ ऑब्जेक्शन है क्या. वो सब जिम्मेदार नहीं जाएगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी. तो एलएलपी का पर्पस क्या है देखिए. अच्छा, मैं छोटा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे आपके पास से क्योंकि कल मुझे जब घर जाने का मैं सोच रहा था कि बच्चों को जो जो चीज बोला हुआ है उसमें से एक दो लोगों का चेहरा मुझे फिर से याद आया घर जाने का, जैसा धुंधला. तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ तो गड़बड़ हो गया रहेगा. एक बार मुझे पूछने का, प्लीज मुझे बताओ कि ए, बी एंड सी 3 इंडिविजुअल्स आर देयर. कैन दे स्टार्ट एलएलपी? ए, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. कैन दे स्टार्ट एलएलपी? यस. ए, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. कैन दे स्टार्ट एलएलपी? एक इंडिविजुअल पार्टनर है ना तो चलेगा, लेकिन बाकी दोनों में से फिर दोनों कंपनी को क्या करना पड़ेगा, और एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा. वो भी क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ. सिर्फ ए लिमिटेड, सिर्फ बी लिमिटेड, सिर्फ सी लिमिटेड कैन दे स्टार्ट एलएलपी? दैट इज नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट वन इंडिविजुअल पार्टनर इज रिक्वायर्ड. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो याद रखो. इनफैक्ट कोई अथर तो बोलते कि नहीं, कम से कम 2 इंडिविजुअल पार्टनर चाहिए, और बाद में तुमको कितने भी चाहिए अपने बॉडी कॉर्पोरेट ले लो. आई एम गेटिंग द पॉइंट. बट वो कंडीशन मुझे नजर नहीं आता है. मुझे नजर आता है क्या होगा, प्योर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ तुम काम नहीं कर सकते. Pure body corporate cannot come together. It is necessary that it should be at least one individual partner. Clear to all of you? Then comes the next point now, incorporation of LLP. Incorporation document. The most important document needed for registration is the incorporation document. In case of company, the wording is incorporation certificate. यहाँ पे बोल रहे incorporation document. The wording is not certificate. I hope you can understand the difference between these two words. The moment you say certificate, that means you are accepting there is a certifying authority. That means it's a third party. करने वाला कोई और है और सर्टिफिकेट देने वाला कोई और है. Then it is called as a certificate. तुमको एसएससी का मार्कशीट मिला, एसएससी का सर्टिफिकेट मिला. 12वीं का मार्कशीट मिलने वाला है ना, और सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो सर्टिफिकेट किसने दिया? एग्जाम तुमने दिया, पढ़ाई तुमने किया, लेकिन सर्टिफिकेट किसी थर्ड पार्टी ने दिया. सो द मोमेंट द वर्ड सर्टिफिकेट कम्स, दैट मींस देयर इज अ सुपरवाइजर हु इज ऑब्जर्विंग आर यू फुलफिलिंग सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट, एंड इफ दोस रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड देन द सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड टू यू. वरना वो ग्रांट किया हुआ नहीं रहेगा.
सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So this is a totally different situation when we are thinking about certificates. Is it clear to all of you? अरे कुछ तो बोलो. So सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो जाता है? सर्टिफिकेट का मतलब थर्ड पार्टी है जो तुमको बोलने वाला है कि इसका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, सर्टिफाई करने वाला है. मतलब तुम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो और किसी और ने सुपरवाइज किया, उसको अगर ठीक लगा तो उसे सर्टिफिकेट दिया, ठीक है बाबा मैंने ये सब ऑब्जर्व किया हुआ है कि इन्होंने बराबर किया कि नहीं किया. यहाँ पे वर्ड कौन सा आया? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. मतलब तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो और तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन तुम्हारा डॉक्यूमेंट के हिसाब से बन रहा है. थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट का डायरेक्ट जरूरत नहीं है. थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट का डायरेक्ट जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन कैन हैपन इवन बिफोर गेटिंग सर्टिफिकेट. इन केस ऑफ कंपनी, सर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कर दिया और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसके से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया हुआ नहीं है, तो हमारा कंपनी फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोलूंगा नहीं हुआ, क्योंकि उधर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जरूरी है. क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? बाद में उसको रजिस्टर करवाना है क्या? हाँ रजिस्टर करवाना है, बट रजिस्ट्रेशन इज अ फॉर्मेलिटी. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. The most important document needed for registration is the incorporation document. For an LLP to be incorporated, two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their names to an incorporation document. The incorporation document shall be filed in such a manner and with such fees as may be prescribed with the register of the state in which the registered office of the LLP is to be situated. जहाँ पे तुम्हारे LLP का registered office रहेगा. Now there are different things which are required to be kept in mind. One is called as registered office. One is called as maybe your factory office. One is called as your branch office. One is called as head office. तो सर हमारा हेड ऑफिस अलग जगह में, रजिस्टर ऑफिस अलग जगह में हो सकता है क्या? यस पॉसिबल है, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस जब हमने कंपनी चालू किया, एलएलपी चालू किया, तो हमने कुछ जगह वाला परचेस नहीं किया था, हमने किसी एक पार्टनर का घर का एड्रेस दे दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस. क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? जब एक छोटा दुकान था वही हमने यूज किया था रजिस्टर ऑफिस करके, छोटा ऑफिस था, लेकिन बाद में हमारा बिजनेस बढ़ते गया, फिर हमने पूरा ऑफिस एक जगह पे शिफ्ट कर दिया, बट रजिस्टर ऑफिस अभी तक वहीं पे रखा हो. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल. समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? हम बोलते नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उस एरिया का स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है वो देखो, उस स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आने वाला जो कंपनी रजिस्टर रहेगा उसके पास जाओ, उधर जाके तुमको सबमिट करना करेगा. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी ये पूरा में तो कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट इफ यू आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड द बॉर्डर एरियाज, महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर है, महाराष्ट्र गोवा का बॉर्डर है, सावंतवाड़ी वर कुठे तरी आहे, समस्या में क्या म्हणतात. तो अभी थोड़ा सा आगे गया तो गोवा चालू हो गया. समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर है, या डहाणू तलासरी ऐसा करते करते ऊपर गया तो अरे गोवा गुजरात चालू हो गया. नहीं तो कर्नाटका का बॉर्डर, सोलापुर के आगे जाओगे तो कर्नाटका का बॉर्डर आ जाता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये साइड जाओगे तो तुम्हारा आंध्रा का बॉर्डर आ जाता है. सो इन दैट केस इट मे सो हैपन दैट योर ऑफिसेस में भी, अभी मैं किधर जाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा. It may so happen that from the place where you are, the registration office of Andhra Pradesh may be very near, and registration office of Maharashtra may be far away from you. But if you are within the boundary of Maharashtra, then you have to go to Maharashtra register. तुम्हारे ऑफिस के पास जिसका ऑफिस है उसके पास मत जाना, बल्कि तुम्हारा ऑफिस जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है उस स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस के पास जाना. तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इजी क्लियर लगे? अरे कुछ तो बोलो सर. बीच अल्टीमेटली क्या इंडिया का ही है ना सर, चलता ही है ना. That's what it is. They have specifically told you कि आपको इस तरह से काम करना है. Okay. Next part. They're situated and there shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form. मतलब अभी दो अलग-अलग चीजें बोल रहे हैं. एक तो क्या करना पड़ेगा, incorporation document भी सबमिट करना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा. जैसे इंडियन पार्टनरशिप में क्या बोलते थे हम लोग, पार्टनरशिप डीड को सबमिट करना पड़ेगा और साथ में ऊपर से स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर सबमिट करने पड़ेगी. वो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स में नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर, उनका पैन वैन सब अलग-अलग चीजें, वो सब चीजें बोला हुआ था प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, इनफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और साथ में क्या सबमिट करना पड़ेगा रे, सेम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. मतलब वो उनका फॉर्मेट उन्होंने दिया रहेगा, जितना जितना बोला उतना सब चीजें वहां पे भर के देना पड़ेगा. मेड आइदर बाय एन एडवोकेट और ए कंपनी सेक्रेटरी और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी. फिर ये जो स्टेटमेंट है वो किसने सबमिट करने का, किसने बनाने का सर? पार्टनर से बनाने की जरूरत नहीं. दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, दैट स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय हुम, बाय आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट. 3 लोगों को बोला हुआ मिलाकर आपको सबको. और चौथा कौन है? एडवोकेट, मतलब लॉयर का काम करने वाला पर्सन, या फिर सीए, सीएस, सीएम. ये 3 लोगों को उन्होंने बोल कर रखा आपको अथॉरिटी है, मतलब सब मिलाकर 4 लोग.
आप लोग अपना एग्रीमेंट करो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना के ले लो, और बाद में उसका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स आपको ऐड करना पड़ेगा सबमिट करने के पहले। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर से 4 में से किसी एक में फिलअप करने का, उसी के हिसाब से बना के रखने का। नेक्स्ट, बाय एनीवन who subscribed his name to the incorporation document, there shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form made either by advocate or company secretary or chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of LLP, and by anyone who subscribed his name to the incorporation document. और वो जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें कम से कम एक आदमी का नाम रहना चाहिए वहां पे, जो तुम्हारा LLP का पार्टनर है, उसने बनाना चाहिए। That all the requirements of this act and the rules made thereunder have been complied with, मतलब वो जो तुम्हारा स्टेटमेंट बनेगा उस पे 2 लोगों ने बताने का है कि भाई ये हमने चेक किया हुआ, और इसमें जो LLP के एक्ट में बोला हुआ अलग अलग पर्टिकुलर डालना चाहिए वो सब पर्टिकुलर सही है, ये मैंने खुद ने वेरीफाई किया। ऐसा किसने बोलना चाहिए? एक तो एडवोकेट, नहीं तो CM, नहीं तो CSK, नहीं तो CML, और उसके साथ में एंड बोला है, और नहीं। एडवोकेट के बाद में और था, CA के बाद में और था, CS के बारे में बाद में और था, CMA के बाद में तो रुक गए थे, और बाद में बोलते हैं एंड बाय वन पार्टनर whose name is appearing there, who is subscribed his name to the incorporation document। क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ? मतलब पर्टिकुलर्स का जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में कुछ भी गलती नहीं है, उसके अंदर का इंफॉर्मेशन सही है, ये बताने का जिम्मेदारी किसका है? नंबर 1, वन ऑफ द पर्सन हु इज साइनिंग द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्लस अलोंग विथ हिम आइदर एन एडवोकेट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? 2 लोगों का साइन कम से कम लगे। कौन से 2 लोग? वन ऑफ द पार्टनर्स who is already the signatory to the incorporation document, and one more third party who is professional, who knows what is the meaning of LLP। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? जिसको मालूम है कि LLP एक्ट के तहत क्या क्या चीजें मांगी जाती है, वो सब चीजें सच में किए कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट, that all the requirements of this act and the rules made thereunder have been complied with in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto। तो ये जो आपने 2 लोगों का नाम लिया, इसका नाम लिया, नंबर वन इज the signatory to the incorporation document, and number 2 is a professional can be either advocate, CA, CS और CA। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने स्टेटमेंट कर साइन कर, क्या करके साइन करना है? उनको बताने का है कि ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ चीजें है वो सही है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है। क्या समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? मतलब बाद में गवर्नमेंट बोलेगा कि हमने हमारे रजिस्टर में इसका एंट्री करके लिया, क्या गारंटी आपका सही इन्फॉर्मेशन था? गवर्नमेंट जाके चेक करने वाला नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है। गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी किसको दिया है? नंबर 1 द पर्सन हु इज फॉर्मिंग द LLP, एंड नंबर 2 अ प्रोफेशनल। तो तुम्हारे पास जब कोई आने वाला है बोलता है मुझे LLP फॉर्म करने का है, तो वो ये आंसर दे दो या फिर फिल अप कर दो, तो बोलेगा नहीं पहले मुझे बताओ सर उसमें सब बराबर है क्या, कौन कौन पार्टनर्स हैं उनको मेरे सामने लाओ, लेट मी सी आर दे रियली इंटरेस्टेड इन पार्टनर। नहीं तो किसी का आधार कार्ड का तुमको जरूरत मिल जाए तुम उसको यहाँ पर डाल रहे हो। क्या समस्या क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे बार कुरियर वाले लोग इधर के लोगों का अलग लग जाता है सब ज्यादा पैसा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आ गया बस ले लिया फटाफट से। बैंक का जो तुम्हारा इतना तो बार लोन लेने का रहता है, तो आजकल तो क्या होता है हम बैंक में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने को नहीं जाता है, आजकल तो बहुत सारा बैंक आदमी घर पे आते हैं और आप कैसे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, आपने उसको सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, बाद में उसने जाते वक्त 4 जेरॉक्स निकाल लिया खुद ब खुद। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलते ये सब चीज नहीं चाहिए, तो हमको आधार कार्ड है पैन कार्ड है तो भी नहीं चले, सामने लिखा हुआ है कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो ये सब वेरीफाई करने का जिम्मेदारी किसका है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का है, ये तो कंपनी सेक्रेटरी लोग का है। तो बाबा मैं आपका LLP फॉर्म करके दूंगा, सर्टिफिकेट में मैं साइन करके, सर्टिफिकेट नहीं सॉरी स्टेटमेंट में मैं साइन करके गवर्नमेंट को बोलने वाला हूँ कि मैंने देखा है, तो साइन करने के पहले मुझे देखना तो पड़ेगा ना, बिना देखे कैसे साइन कर दूं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, बिकॉज़ ही इज गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद in respect of incorporation as well as in respect of other matters in relation to this act, precedent and incidental thereto। Next, the incorporation document, अभी ये जो लिखा था वो किसकी बात चालू थी? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करने वाले स्टेटमेंट पे क्या होना चाहिए? उधर क्या बोला था? क्या होना चाहिए? दैट विल बी एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्म। वो प्रिस्क्राइब फॉर्म गवर्नमेंट बार बार चेंज भी कर सकता है। क्या समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमको याद रखने के कि भैया फॉर्म के ऊपर क्या पूछा है और ये लोग क्या दे रहे हैं, और वो जो दे रहे हैं वो सही है क्या गलत है? Are you getting the point? अभी छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, कितना दबाव लगाऊंगे छोटा छोटा गड़बड़ हो जाता है। नाम, अभी परसों मेरा एक फ्रेंड है मेरी, उसका एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करता है अलग अलग क्या बोलते हो आदिवासी लोगों का जो एरिया रहता है वहां पे वो मेडिकल कैंप वगैरह कंडक्ट करता है। तो उसका
रजिस्ट्रेशन करवाने का था, उनका एलएलपी नहीं था, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो अपने को याद कैसे रखने का रहता। तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाने का था, उनको उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। अभी उसका इस संस्था का नाम क्या था? आश्वास। मराठी का आश्वासन दिलं म्हणतो की नाही, तो आश्वास ऐसा संस्था का नाम था। तो मराठी में बराबर लिखा है आश्वास, सो एंड सो ट्रस्ट वगैरह करके बराबर से लिखा हुआ। इंग्लिश में उसका नाम, क्योंकि दोनों जगह पे दिया ना, इंग्लिश में क्या लिखा? आश्वास, ASH, डबल ए नहीं किया उधर, अभी वो गड़बड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम आनंद, स्पेलिंग क्या है? ANND, इसको डबल AND नहीं होता है, आनंद का स्पेलिंग ANND होता है, और उसका नाम आर्यमन है। तो उसका नाम अगर सिर्फ मेरे जैसा सिंगल ए के साथ चालू करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका आर्यमन हो जाएगा। तो उसका आर्यमन करना पड़ता है, डबल AR करना पड़ता है। यार समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज, कभी ए मतलब आ बन जाता है, कभी ए मतलब ए बन जाता है, कभी ए मतलब अ बन जाता है। तो वो जो रजिस्टर का ऑफिस बैठा हुआ था, उसने क्या सोचा? आश्वास का स्पेलिंग क्या लिखने का? ASHW। जैसा आनंद का स्पेलिंग में सिर्फ सिंगल ए है, वैसा आश्वास का स्पेलिंग में उसने डायरेक्टली सिंगल ए डाल दिया। अब उसने मुझे पूछा, आनंद मैं क्या करूँ अभी इसको? मुझे आगे बैंक में अकाउंट ओपन करने का था, सब जगह पे वो पैन वैन एप्लीकेशन करना है। मैं बोला देख, अभी तुझे इंग्लिश में जो दिया है ना, वो तुझे वहां पे टाइप करना पड़ेगा, वरना अगर तू पैन एप्लीकेशन में डालेगी डबल ए और तुझे पैन वैसा अलॉट हो गया सपोज, बाद में बैंक में जाएगी तो बैंक में क्या हो जाएगा? फिर से एक बार वो बोलेगा अरे पैन पे अलग नाम दिख रहा है और सर्टिफिकेट अलग नाम दिख रहा है, तो आप सही हो फिर से एक बार प्रूव करके दिखाओ, तो 10 जगह पे और भागना पड़ेगा। तो अगर तुझे लगता है मुझे डबल ए चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो बैक टू द ऑफिस हु हैज इश्यूड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गेट प्रेस सर्टिफिकेट विद डबल ए एट द बिगिनिंग। एंड इफ इट इज नॉट देयर, देन क्या अब ये इंग्लिश में क्या लिखने का? आश्वास लिखने का, मराठी में क्या लिखने का? आश्वास लिखने का, सिंपल। तुमको जो अच्छा लगे वैसा करो। तो देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स व्हिच हैपन। पार्टनर का नाम दिया हुआ है, आधार कार्ड पे नाम अलग है, पैन कार्ड पे नाम नंबर अलग है, पैन कार्ड का नंबर अलग लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर अलग है। कभी कोई गड़बड़ होता है, F लिखा है कि P लिखा है, समझ में आता नहीं है। लोगों का हैंडराइटिंग खतरनाक रहता है, समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो देन देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन, S लिखा है कि फाइव लिखा है, समझ में आता नहीं है, समझ में कैसे बोल रहा हूँ? पढ़ना, पैन नंबर कैसा रहता है? अल्फान्यूमेरिक नंबर, तो अल्फाबेटिक का नंबर है, समझ में आता नहीं फट से कितना दोबारा। तो देन देयर कैन बी स्मॉल डिफिकल्टीज व्हिच कैन टेक प्लेस। नहीं तो ईमेल एड्रेस बराबर से दिया नहीं रहता है, .com .net .co .in, समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये सब चीजें वेरीफाई करने का जिम्मेदारी किसका है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग का। तो वो मैंने सारा का सारा डिटेल चेक किया हुआ है, उनका सिर्फ डिटेल्स नहीं बल्कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है वो सारे के सारे उन्होंने बराबर से पूरे किए हुए हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स में आ गया, और वो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स के साथ में एक चीज जोड़ने का है। क्या जोड़ने का है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और सबमिट करना क्या किसके पास? उस स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले ROC के पास जहां पे तुम्हारा हेड ऑफिस है। सर्टिफिकेट तो सिंपल, स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट से तुमको जिम्मेदारी क्या है? वेरिफिकेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी साथ में क्या जोड़ने का? डॉक्यूमेंट जोड़ने का। डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का फॉर्म भी तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा नहीं चलेगा, LLP एक्ट ने जैसा बोला वैसा रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, इट शुड स्टेट द नेम ऑफ LLP, इट शुड स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द LLP, should state the address and registered office of the LLP, state the name and address of each of the persons who are to be partners of the LLP on incorporation. मतलब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन कौन पार्टनर्स है? बाद में नए लोगों को ले सकते हो क्या? ले सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इनकॉर्पोरेशन टाइम जितने पार्टनर्स है उनका सबका नाम और एड्रेस उसमें आना चाहिए। नेक्स्ट, state the name and address of the persons who are to be designated partners of the LLP on incorporation and contain such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed. क्योंकि फॉर्मेट is going to be prescribed by who? Is going to be prescribed by the LLP Act. उसका बेसिक इंटेंशन क्या, रिक्वायरमेंट क्या है? नाम बताओ, एड्रेस बताओ, रजिस्टर्ड एड्रेस बताओ, पर्पस ऑफ बिजनेस बताओ, पार्टनर्स कौन कौन है बताओ, उनके नाम उनके एड्रेस बताओ, डेसिग्नेटेड पार्टनर कौन है उनका नाम और एड्रेस बताओ। इसके अलावा और कोई बाकी चीजें जैसा हम लोग बोले रहेंगे वो सब चीजें बताओ। तो ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें हम मांग सकते हैं। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ? If a person makes a statement as discussed above, which he knows to be false or does not believe it to be true, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years. हम लोग CA बन गए, पहला क्लाइंट अपने पास, बोलते LLP फॉर्म करने का है, हम लोग 4 लोग पार्टनर लिखने, 5वें को भी नाम डाल दो। समझ में क्या बोल रहा हूँ? हम बेसिकली 4 लोग ही है, 5वें का नाम डाल देंगे। बोलेंगे ठीक है, उसका डिटेल्स लेके आओ, उसका भी साइन लगेगा। बोलता है वो रहने दो ना,
ऐसे डाल देंगे, दिखते कि बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, हमको उसको जरा फंसाना क्या हो रहा है। तुम बोलते हो ठीक है मुझे उस तरह का पैसा दे दो भैया, मैं एडजस्ट कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। इफ यू ऑलरेडी नो दैट इट इज फॉल्स और इफ यू नो दैट इट इज नॉट ट्रू, डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, फिर भी तो उसको सर्टिफाई करते हो, ठीक है मैंने देखा है करके, वेरीफाई करके देते हो, तो देन डायरेक्टली क्या, imprisonment which may extend up to 2 years or with a fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to rupees 5 lakh. कम से कम 10,000 रुपए का फाइन लगेगा ही लगेगा, और वो 5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्डिंग कौन सा है, which may extend to 2 years and with a fine. सर जेल में डाल, अभी फाइन तो छोड़ दो, नहीं तो फाइन तो भर के अभी जेल में छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जेल में छोड़ो मतलब जेल के अंदर छोड़ेंगे आपको, सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, जेल के बाहर नहीं छोड़ेंगे, डबल फाइन है, डबल पेनल्टी है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, डबल पनिशमेंट है ना, से पेनल्टी बोलेगा तो इट इज मॉनेटरी पनिशमेंट, इट इज कॉल्ड एज पेनल्टी, इट इज नॉट जस्ट अ पेनल्टी, ये सीधा इम्प्रिजनमेंट बोल के रखा हुआ है। और इम्प्रिजनमेंट कब तक जा सकता है, 2 महीने तक जा सकता है, 1 दिन का भी रह सकता है, दैट्स ओके, बिकॉज़ इट इज नॉट, इट में एक्सटेंड अप टू 2 इयर्स बोल के रखा है। मिनिमम कितना रहना चाहिए बोला हुआ नहीं है, इट कैन बी सिंबॉलिक आल्सो, रात भर अंदर रखा कल सुबह जगा दिया, दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट थप्पा लग गया ना, इट्स डेंजरस थिंग। सेकंड पार्ट कौन सा तुम्हारा, उसके अलावा फाइन लगेगा, फाइन कितना रहेगा, कम से कम 10,000 और ऊपर कितना रहेगा, मैक्सिमम 5 लाख। Expert. Incorporation is by registration. Section 12. When the requirements imposed by clause B and C of subsection 1 of section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, he shall, within a period of 14 days, register the incorporation document and give a certificate that the LLP is incorporated by the name specified therein. तो अभी तुम्हारा काम हो गया, तुम कौन हो, पार्टनर, मेरा काम हो गया, मैं कौन हूं, तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुमने क्या बनाया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मैंने क्या बनाया, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। तुम लोगों में से किसी एक का साइन लिया और मेरा खुद का साइन किया, और तुम्हारा वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो, और मैंने बनाया हुआ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स जो है वो, उसको हमने कहां पे सबमिट किया, जिस स्टेट में हमारा हेड ऑफिस है उस स्टेट के आरओसी के ऑफिस में सबमिट कर दिया। अभी हमारा काम पूरा हो गया, सेक्शन 11 खत्म हो गया, अब किसके पास जाने का, सेक्शन 12 के पास। अब जिम्मेदारी किसका है, आरओसी का ऑफिस का है, अभी हमारा जिम्मेदारी का बात नहीं चालू है, क्या समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ। Next, so when the requirements imposed by clause B and C of the subsection 1 of section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document unless the requirements imposed by clause A of that subsection has not been complied with. He shall, within a period of 14 days, register the incorporation document and give certificate that the LLP has been incorporated by the name specified therein. तो जब तक वो क्लॉज ए का झमेला नहीं हुआ रहेगा, कौन सा वाला, ये इधर का जो दिया है वो दिख रहा है क्या सबको, be in the form as may be prescribed. If he feels that it is not prepared, और वो तुम्हारा इधर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कौन सा वाला, 2 or more persons associated with carrying on lawful business with a view of profit shall subscribe to their names in the incorporation document. अगर वो नहीं आता रहेगा तो बोलेगा ठीक है फिर मैं रुकता हूँ, मुझे कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, एक आदमी से एलएलपी नहीं बनता है। क्या समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ सर, 2 लोग थे और उसमें से एक एक्सपायर हो गया तो एलएलपी इमीडिएटली बंद नहीं होता है, 6 महीने तक चल सकता है, कल हमने डिस्कस किया था अगर याद रहेगा तो। ओके, तो इनकॉर्पोरेशन टाइम कम से कम 2 लोग चाहिए, वो अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा और उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स उसने देखा हुआ रहेगा, उसको बराबर लगता है ठीक है भाई सब चीजें पूरा है, बीएनसी कौन सा है तुम्हारा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर एंड विद सच फीस, तो बराबर से डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया है, फीस भी बराबर से सबमिट किया हुआ है और साथ में स्टेटमेंट भी सबमिट किया हुआ है। तो इफ पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी इज प्रॉपर्ली फुलफिल्ड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए कौन सा था, मिनिमम 2 लोग, तो इन दैट केस रजिस्ट्रार को खाली फोकट टाइम पास करना अलाउड नहीं है। उसको क्या बोला है भैया, फिर आपको 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज ही शैल रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिर उसको अपने रजिस्टर में उसका एंट्री करना पड़ेगा कि ऑन सो एंड सो डेट दिस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू माय ऑफिस, एंड देन ही शुड गिव अ सर्टिफिकेट that LLP is incorporated by name specified therein. The registrar may accept a statement delivered under clause C of subsection 1 of statement 11 as a sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of that subsection has been complied with. मतलब रजिस्ट्रार को खुद को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, वो बोलेगा मेरे पास स्टेटमेंट आ चुका है, उस स्टेटमेंट पे एक पार्टनर का साइन है और उस स्टेटमेंट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन है, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटेंट का साइन है, नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी का, नहीं तो एडवोकेट का साइन है, तो दैट इज माय एविडेंस
कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन के लिए जो जो चीजों का जरूरत है वो सब पूरा हो चुका है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब मम्मी डैडी कौन है? पार्टनर्स ही है। और मम्मी डैडी ने काम ठीक से किया है कि नहीं किया है कौन बताने वाला है? सीए बताने वाला है। एक तो सीए बताएगा और साथ में मम्मी नहीं तो डैडी आएगा और वो बता के जाएगा। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं मम्मी नहीं, मैं डैडी नहीं, ऐसा रजिस्टर बोलता है। कंपनी रजिस्टर क्या बोलेगा कंपनी के बारे में? मैं डैडी हूँ और प्रमोटर्स मम्मी है। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट वही कंपनी रजिस्ट्रार जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन का बात नहीं करता है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन का बात करता है, बोलता है मैं मम्मी भी नहीं, मैं डैडी भी नहीं, मैं सिर्फ रजिस्ट्रार। क्या समझ कैसे बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम. Company registrar has two roles to play. Number one, company registrar working for companies, and number two, company registrar working for LLPs. When company registrar is working for companies, then always he is a father. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? And when company registrar is working for LLP, he is always a witness, not father. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear all of you? ये हाइब्रिड है ना अपना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पेशल बिजनेस अल्टरनेट बिजनेस व्हीकल है, फिर अल्टीमेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। याद है क्या आपको सबको? नेक्स्ट पार्ट, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be signed by the registrar and authenticated by the official seal. The certificate shall be conclusive evidence that LLP is incorporated by the name specified therein. उस LLP के नाम से बिजनेस चालू हो चुका है, ये सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर एविडेंस फॉर द सेम. Registered office of LLP and change therein. Every LLP shall have a registered office to which all the communications and notices may be addressed and where they shall be received. A document may be served on an LLP or a partner or a designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at a registered office and any other office address specifically declared by LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed. तो बोलते भैया रजिस्टर ऑफिस आपने बताना क्या, क्यों? क्योंकि एलएलपी का और रजिस्ट्रार का कम्युनिकेशन उसे ऑफिस पे होगा, हम किसी और जगह पे कुछ भेजने वाला नहीं है। जो आपने रजिस्टर ऑफिस करके बोला हुआ है उसी जगह पे हमारा सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा. अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एन एलएलपी और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर देयरऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय एलएलपी for the purpose in such form and manner as may be prescribed. तो अभी एक छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, एक्स्ट्रा वाला कि तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस था, हम लोग जनरली वहीं पे भेजेंगे. हमको जो कम्युनिकेशन करने का है वो कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे? हमेशा रजिस्टर ऑफिस में भेजेंगे. जनरली कैसे भेजेंगे? आइदर अंडर सर्टिफिकेट बाय पोस्ट. सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट मतलब क्या है कि मैं पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में लेटर डाल के वापिस नहीं आऊंगा. अगर मैं आरओसी का आदमी हूं और मुझे किसी एलएलपी के साथ कम्युनिकेशन करने का है तो आई विल नेवर सेंड इट बाय पोस्ट कार्ड. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं? आई विल नेवर सेंड इट बाय एन एनवेलप व्हिच इज ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस. आई विल ऑलवेज सेंड इट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ द पोस्ट और आई विल सेंड इट अंडर रजिस्टर. मतलब मैंने लेटर भेजा है, इसका पोस्ट ऑफिस विल बी ऑलवेज एविडेंस कि मैंने लेटर भेजा हुआ था. क्या समझ सकते हैं क्या बोल रहा हूं? और आगे बोल के रखते हैं और इन्हीं अदर मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब कि किसके लिए है? ईमेल कम्युनिकेशन के लिए बना है. समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? ईमेल कम्युनिकेशन के लिए बना, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज मेंशन. तो गवर्नमेंट ने खुद को ताकत देकर रखा हुआ है कि कल अगर सपोज पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है, मतलब कुरियर से आने वाला नहीं होगा. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन ऑलवेज ओनली बाय पोस्ट. और बोल के रखा है कि अगर गवर्नमेंट ने कल किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मतलब किसी और मीडिया को ऑथोराइज करने को डिसाइड किया तो गवर्नमेंट हैज द पावर फॉर द सेम. बट आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल कर है, ये किसको कम्युनिकेट करने का रहेगा? तो अगर एलएलपी को कम्युनिकेट करने का रहेगा तो भी यही करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर को कम्युनिकेट करने का रहेगा तो भी यही करेंगे, और किसी पार्टनर को कम्युनिकेट करने का तो भी यही करेंगे. डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड ऑन एलएलपी और अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयरऑफ. सर लेकिन मैं पार्टनर हूं और मेरा नाम और एड्रेस उनके पास है तो मेरे एड्रेस पे भेजो ना. हम बोलते हैं रजिस्टर बात करने वाले किसके साथ बात करता है? एलएलपी के साथ बात करता है, नहीं तो एलएलपी के पार्टनर के साथ बात करता है. क्यों? उसके घर के काम के लिए बात नहीं करता है, एलएलपी के काम के लिए बात कर सकता है. In that case, it will always be served to LLP office. Even if you want to communicate to one of the partners, still it will be communicated to LLP office, not to his personal address. And last part उन्होंने बोल के रखा है, or such other address as may be specifically declared by the LLP for the purpose in such a form and manner as may be prescribed. मतलब अगर कभी ऐसा हो गया कि LLP का रजिस्टर ऑफिस एक होने के बावजूद उनको चेंज करने का नहीं है,
लेकिन अभी वो बिल्डिंग जहाँ पे था वो रिडेवलपमेंट में चला गया। अब वो डेवलपमेंट रिडेवलपमेंट होने के लिए 3 साल लगेगा। हमको वहीं पे रखना है एड्रेस, अपना ऑफिस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग दैट ऑफिस एड्रेस। सर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सेम, but then we know that in those 3 years we may get several communications which we will find it very difficult to not get delivered. वहां पे तो खड्डा खोदा हुआ रहेगा, काम चालू रहेगा, उधर क्या डिलीवरी लेने वाले हैं? तो हम क्या करेंगे, वहां पे उनको कम्युनिकेट कर रखेंगे, भैया ठीक है अभी फॉर टेम्पररी पर्पस प्लीज सेंड अ कम्युनिकेशन टू दिस एड्रेस. रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस इज सेम बट कम्युनिकेशन ऑफिस इज चेंज. बट ये कम्युनिकेशन जो तुमको अगर चेंज करने का रहेगा तो दैट विल हैव टू बी अगेन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. नेक्स्ट पॉइंट, LLP may change the place of registered office and file a notice of such change with the registrar in such form and manner as subject to such conditions as may be prescribed, and any such change shall take effect only upon such filing. अभी कभी कभी तुमको लगेगा नहीं जाने दो सर, हम रजिस्टर ऑफिस ही चेंज कर देते, तो चेंज करना अलाउड है क्या? यस. एक बार ठप्पा लग गया रजिस्टर तो वही रजिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन चेंज इट आफ्टरवर्ड्स आल्सो, बट देन अगेन इट विल हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस. इफ इट इज नॉट कम्युनिकेटेड देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस. ओके, तुम्हारा पुराना ऑफिस ही ऐसा करके कंसिडर करेंगे. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. LLP, if the LLP contravenes any provisions of this section, the LLP and its every partner shall be punishable with a fine, which shall not be less than rupees 2,000, but which may extend up to rupees 25,000. LLP and its every partner, एक तो LLP को पनिशमेंट, नहीं तो एक पार्टनर को पनिशमेंट, ऐसा नहीं है. एक तो LLP को पनिशमेंट, नहीं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को पनिशमेंट, ऐसा नहीं है. सबको फटका मारने वाले जितने पार्टनर रहेंगे उनको. और उसको फाइन कितना लगेगा? कम से कम 2,000 एंड विच में एक्सटेंड अप टू रुपीज 25,000. तो भैया रजिस्टर ऑफिस के साथ छेड़छाड़ मत करो. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या सेक्शन 14 बोलता है? स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड, acquiring, owning, holding or developing or disposing any property, whether movable or immovable, tangible or intangible. If you become registered LLP, then you can actually acquire the properties, etc., as well as sell them out. Having a common seal, if it decides to have one. कल हमने डिस्कस किया था कॉमन सील कंपलसरी है कि ऑप्शनल है. अगर उन्होंने डिसाइड किया हमको कॉमन सील चाहिए तो LLP कॉमन सील ले सकती है. और LLP का कॉमन सील अगर लगाने का रहेगा तो कैसे भी कोई भी लगा चलते कि नहीं चलते? कम से कम कितने पार्टनर रहने चाहिए? कम से कम 2 पार्टनर वहां पे प्रेजेंट रहने चाहिए बिफोर पुटिंग द कॉमन सील. समझेंगे? वो डेजिग्नेटेड रहने चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन है कि कंपल्शन नहीं है? इट शुड बी 2 designated partners. It should be any 2 partners. Are you sure? Very sure. Next is doing and suffering such other acts and things as bodies corporate may lawfully do and suffer. तो बॉडी कॉर्पोरेट को जैसा काम करने का अधिकार है वैसा इनको भी काम करने का अधिकार है. मतलब लोन ले सकते हैं और लोन को रीपे कर सकते हैं वगैरह वगैरह. नेम सेक्शन 15. अब ये थोड़ा सा अटपटा चीज है. नाम का पॉइंट सेक्शन 15 में आया है और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का पॉइंट पहले आ चुका है. Every limited liability partnership shall have either the words LLP or an acronym, sorry, limited liability partnership or acronym LLP as the last words of its name. क्या बोलते बोलो? एक तो उसके नाम के आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐसा पूरा लंबा लंबा नाम ऐड कर दो, नहीं तो LLP इतना छोटा ऐड किया तो भी चलेगा. जैसा पार्ट और लिमिटेड कंपनी को क्या बोलते हैं आप लोग? नाम के आगे लिमिटेड, नहीं तो LTD. यार दूसरा कौन सा तुम्हारा? प्राइवेट लिमिटेड से क्या बोलते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, नहीं तो PVT LTD. वैसे यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नहीं तो LLP ऐसा लिखना कंपलसरी. नेक्स्ट पार्ट, नो LLP shall be registered by a name which in the opinion of the central government is undesirable or identical to or too nearly resembles to that of any other partnership firm or LLP or body corporate or a registered trademark or a trademark which is a subject matter of an application for registration of any other person under the Trademarks Act of 1999. तो तुम तुम्हारा LLP फॉर्म करना चाहते हो तो नंबर 1 उसका नाम अनडिजायरेबल नाम नहीं रहना चाहिए, which may cause either hurting religious sentiment or hurting social fabric or giving wrong messages. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो बिल्कुल नहीं रहना, अनडिजायरेबल नहीं रहना चाहिए. सेकंड पार्ट, सर अनडिजायरेबल नहीं है, इनफैक्ट इट इज हाईली डिजायरेबल. एवरीबॉडी वांट्स टू यूज दैट नेम बिकॉज़ इट इज अ वेल नोन नेम. हम बोलेंगे ऐसा नहीं, तुम्हारा उसका एक्टिविटी रहेगा तो बात अलग, किसी और का नाम जो सबको अच्छा लगता है. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं डालूंगा अभी तेंदुलकर, नहीं तो क्या तुम्हारा भी कौन सा है? वो विराट कोहली. तो कोहली क्लासेस
समझ में कैसे बोल रहा हूँ? विराट कोहली क्लासेस तो पीछे स्लोगन में डालूंगा, हर क्वेश्चन पे छक्का मारेंगे, ऐसा कुछ। तो अभी कौन सा था वो 5 बॉल पे 7 छक्का मारा, कौन था वो? रिंकू, कुछ तो रिंकू समथिंग। तो रिंकू सिंह क्लासेस 5 बॉल पे 5 छक्के, ऐसा कुछ उसको डाल देंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बोलते सर ये सब पागलपन नहीं करने का, बी विद मी, यू आर सपोज टू यूज द नेम विच रिलेट्स टू योर बिजनेस। दूसरे का बिजनेस का नाम, दूसरे का बिजनेस का ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो तुम यूज नहीं कर सकते। या फिर सर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है ट्रेडमार्क का, तो हम यूज करते हैं ना फट से। उनका रजिस्ट्रेशन का नाम, अभी उनका ब्रांड अच्छा सा बन गया था, अभी उनको समझा कि अपना ब्रांड अच्छा बना हुआ है, तो इस ब्रांड को किसी और ने चोरी नहीं करना, जिसलिए फटाफट से ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने को जा रहे हैं। तब तक हम लोग दिमाग चला के बोलते चल अभी तक रजिस्ट्रेशन है, तब तक हम लोग यूज कर लेते, बोलते ये भी नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट, reservation of name, section 16. A person may apply in such a form and a manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of the name set out in the application as the name of a proposed LLP or the name to which the LLP proposes to change its name. Upon receipt of an application under subsection 1 and on payment of the prescribed fee, registrar may, if he is satisfied subject to the rules prescribed by the central government in the matter that the name to be reserved is not the one which may be rejected or on the ground referred to in subsection 2 of section 15, reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by the registrar. अच्छा पॉइंट, थोड़ा सा अलग है। कंपनी के लिए पहले नाम बुक करना पड़ता है, नाम अलॉट करवा के लेना पड़ता है, और उसके बाद में तुम कंपनी को फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए काम चालू कर सकते हो। ध्यान रखने का मैंने क्या बोला था, इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर का डबल काम, कंपनी रजिस्ट्रार वर्किंग फॉर कंपनी and company registrar working for LLP. Company registrar working for company is a parent, father, and company registrar working for LLP is witness, is not a father. तो वहां पे क्या बोलता है, बच्चे का नाम पहले मैं डिसाइड करूंगा, मैंने अप्रूव किया तो ही बच्चे का नाम मिलेगा। बच्चे का नाम मिलने के बाद तुम मेमोरेंडम में आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करना चालू कर सकते हो, उसके बाद ड्राफ्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ड्राफ्ट में तुमको पहले क्या डालना पड़ता है, नेम क्लॉज। मेमोरेंडम का पहला क्लॉज कौन सा, नेम क्लॉज, और वो नाम कौन सा जो मैंने अप्रूव किया रहेगा वही। तुम्हारा नाम सिलेक्ट करके लेके आओगे, मैं बोलूंगा अच्छा फिर ढूंढा मेरे पास नाम है, कैसा नहीं चलेगा, पहले मेरे पास नेम का एप्लीकेशन करो। इन केस ऑफ कंपनी रिमेंबर, फर्स्ट यू आर सपोज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर नेम एंड यू आर गोइंग टू गिव 6 नेम्स, एक नहीं 6 नाम बताना पड़ता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, तीसरा नहीं मिला तो चौथा, चौथा नहीं मिला तो पांचवा, पांचवा नहीं मिला तो छठा, ऐसे 6 नाम देने पड़ते। अगर ये 6 के 6 कंपनी रजिस्टर को लगता है कि तुम्हारे कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो तुमने लिखा रहेगा एप्लीकेशन में कि कंपनी क्यों चालू करना चाहते हो, उसका और इसका कोई संबंध नहीं, या फिर ये तुम्हारा लॉजिक बराबर बैठा नहीं इसके लिए, तो बोल सकते हैं वापस जाओ फिर से एप्लीकेशन करो, फिर से 6 नाम, फिर भी उसको ठीक नहीं लगा, वो चलते रहो पहले जब तक उसका मन के शांत नहीं हुआ तब तक। तो नाम उसने अप्रूव करने का है, एक बार नाम अप्रूव हो गया, देन फॉर 6 मंथ्स इन केस ऑफ कंपनीज यू कैन यूज दैट नेम। मतलब तुमको 6 महीने का टाइम दिया रहता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग योर MA एंड AA। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स को फटाफट से ड्राफ्ट करवा लो, और अगर सपोज उसको टाइम लगता रहेगा तो देन यू आर गुड अगेन मेक एन एप्लीकेशन कि भैया आपने मेरे को जो नाम दिया था ना वो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा एक्सटेंड करवा के दो, देन अगेन यू आर गोइंग टू पे सम फीस फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग दैट नेम अलाइव इन योर कैटेगरी और इन योर कस्टडी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये कंपनी रजिस्टर का चीज इसके साथ कंपनी के साथ। LLP में क्या बोला, तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तुम बनाने वाले हो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मेरे पास आके पूछने की जरूरत नहीं है, तो आपस में खेल सकते हो अपना अपना। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो नाम ले रहे हो दैट नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। तुमने सिलेक्ट करो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है चलेगा, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। दैट नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल एंड दैट नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू एन एक्जिस्टिंग बिजनेस, दैट्स द ओनली थिंग। It should not be identical to an existing business. It should not be identical to an existing registered trademark or a trademark which is subject to registration pending application. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ, इतना ही तुमको जिम्मेदारी है, बाद में कुछ झंझट है। फिर तुम दे दोगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और मुझे दे दोगे स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स, मैं उसको यूज करके तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बना के तुमको दे दूंगा। तो हैसल फ्री या फिर इजी इनकॉर्पोरेशन बोला था, इसको इजी इनकॉर्पोरेशन नहीं था, इसको इजी इनकॉर्पोरेशन बोला हुआ। याद है क्या आपको सबको? अभी अगला पॉइंट, लेकिन हमको अपना LLP को चालू करने का बाकी है, और हमको एक नाम से बड़ा प्यार है, ये नाम अपने को चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे जो बाकी के पार्टनर्स है सबका अभी तक हमारा डिस्कशन चालू है कि भैया क्या करने का, अपना म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे रहना चाहिए, किसको कितना शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग 10 लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म है, हम लोग LLP चालू करना चाहते हैं,
मैं लेट अस से ऑडिटिंग का एक्सपर्ट है, बैंक ऑडिट का, कोई दूसरा बोलेगा मैं बैंक ऑडिट का एक्सपर्ट नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट का एक्सपर्ट है, कोई बोलेगा मैं जीएसटी का एक्सपर्ट है, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, ऐसा करके अलग अलग हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं। हम लोग अपना एलएलपी चालू करना चाहते हैं। फिर कोई बोलेगा सर मैं जिस कंपनी में जीएसटी का काम करता हूँ ना, उस कंपनी का ऑडिट का काम अपने को मिलना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं बोलता हूँ जिस कंपनी, जिस बैंक में मैं बैंक ऑडिट का काम करवाता हूँ ना, उस बैंक में अपने को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का काम करने को मिलना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे में अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अभी फिर जो ऑडिट का फीस आएगा बैंक ऑडिट का, उसका तो काम मुझे मिलेगा पूरा पूरा, उसका पैसा मुझे मिलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम मैंने लाया रहेगा, उसका मुझे कुछ शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फिर हम सब लोगों ने अपना ऑफिस का जो कॉमन स्टाफ रहेगा उनका सैलरी के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, इसका भी देख अपना एग्रीमेंट चालू है आपस में। लेकिन हमको मालूम है कि अच्छा नाम अपने को हाथ में आ गया, ये नाम अपने को यूज करने का, लेकिन अपने को डर लगता है ये नाम किसी और भी समझ में आया तो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी का नाम डालेगा तो बहुत सारा प्रॉफिट होता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, अब देखो ना कितना जगह वेंकटेश, बालाजी, ऐसे सब बहुत सारा नाम रहता है। इंडियंस आर वेरी स्पेशल, इंडियंस कैन मेक गॉड एज देयर पार्टनर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, कितना तो बार ऐसा रहता है, मतलब तिरुपति बालाजी को बहुत सारे लोग अपना पैसे से पार्टनर बनाते हैं, या फिर उसके आराम से कुछ शेयर रखते हैं, तो हर साल उसको जाके वो शेयर ऑफ प्रॉफिट देके रखते हैं। भगवान ही पार्टनर बोलेगा तो अपना बिजनेस को लॉस होने नहीं देगा ना। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, दैट्स द लॉजिक। अरे नहीं, जाके देखो तुम लोग, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर थिंग। ये बालाजी वो जहां जहाँ पे नाम डाला हुआ रहेगा ना, इवन तुम्हारा क्या बालाजी चिप्स वाला कुछ तो है वो, समझे क्या? तो दे यूज द नेम बिकॉज दे वांट टू एंश्योर दैट, एक तो भगवान के जो भक्त लोग रहेंगे अपने चुपचाप से आ ही जाएंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point what I'm trying to specify? Second part is that नहीं, then this godly interference is always going to be there. That's what they think of. बालाजी टेलीविजन भी वैसा ही है. Don't think about anything else. It's the same thing. But anyway, the idea is that अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा एक बालाजी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म अपने को बनाने का है. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो और किसी और को समझा तो फिर उनको ऑडिट का ज्यादा आसान मिल गया तो भगवान बालाजी का जो भी कुछ आशीर्वाद है अपने ऊपर रहना चाहिए, बाकी किसी को नहीं रहना चाहिए. क्या करें? तो आई वांट टू रिजर्व द नेम नाउ. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट वो तो रिजर्वेशन किसके लिए रहता है? कंपनीज के लिए रहता है. इधर तो तुम्हारा नाम तुमको खुद को डिसाइड करना है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तुमको खुद को बनाने का है, बना के हमारे पास सबमिट करो, फिर हम लोग एक्सेप्ट करें. हमारे पास परमिशन लेने की जरूरत है नाम के लिए. सर वो प्रॉब्लम नहीं है, नाम हमारा सिलेक्ट हो गया है, बट हमारा बाकी का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तक पार्टनर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे, नहीं इतना शेयर नहीं देने का, इतना शेयर देने का. एंड वी वांट टू इंट्रोड्यूस सम वेरी गुड पार्टनर्स इन दैट सो दैट फर्म विल वर्क प्रॉपर्ली. तो वी मे टेक सम 2-3 months फॉर द पर्पस ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद ईच अदर कि क्या कैसे करना है, क्या करें. सर मैं आपने हमको क्लास में बताया था चालू करने के वक्त और खत्म करते वक्त ध्यान रखने का, वाले बीच में कुछ ज्यादा तकलीफ होता नहीं है. तो सर चालू होने के पहले हम लोग सब सोच के रख रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट्स व्हाट इज टेकिंग सम टाइम. बट तब तक हमारा नाम किसी और ने यूज नहीं करना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं? देन यू कैन गो टू द रजिस्ट्रार एंड कैन पे द फीस, प्रिस्क्राइब फीस, मेक अ प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन के बाद ये नाम जरा रिजर्व करके रखना, हमारे नाम से बुक करके रखा, एडवांस बुकिंग. या फिर हमारा एग्जिस्टिंग एलएलपी है, हमारा एग्जिस्टिंग एलएलपी हमारे पास ऑलरेडी हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रेडी था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रेडी था और उसके हिसाब से हमारा इनकॉर्पोरेशन मिल भी हो गया था, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि हमको अपना नाम चेंज करने का, और जो नया नाम अपने को चाहिए है वो अपने को बुक करके रखने का. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो कैन वी डू दैट? यस, यू कैन डू दैट. यू कैन आइदर बुक द नेम फॉर अ प्रपोज्ड एलएलपी और यू कैन बुक द नेम of an existing LLP when it is interested in changing its name. But that booking of the name should be in a prescribed form and by paying prescribed fees. और वो बुक करेगा तो कितने पीरियड के लिए पकड़ के रखेगा? 3 months. और 3 महीने के बाद में क्या हो जाएगा? फिर से प्रोग्राम सबके लिए खुल जाएगा. तो तुमको जो करने का फटाफट से कंप्लीट करो, नहीं तो बाद में फिर से नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा और 3 महीने के बुक करके रखो करके. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट. Change of name of LLP section 17 कहता है notwithstanding anything contained in section 15 and 16 where the central government is satisfied that the name of has been registered whether through inadvertence or otherwise or whether originally or by change of name under a name which is a name referred to in subsection 2 of section 15 or is identical with or too nearly resembles the name of any other LLP or body corporate or other name as to be likely to be mistaken for it. The central government may direct such LLP to change its name and LLP shall comply with the said direction within 3 months after the date of direction of such longer period as the central government may allow. तो तुम्हारा LLP रजिस्टर हो गया. 3 अलग अलग सेंटेंसेस है, लिख के रखो. आज का असाइनमेंट बाद में मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे तो भी चलेगा, इसका आंसर क्या करेंगे.
notwithstanding anything contained, ये देखना पहला सेंटेंस है, notwithstanding anything contained, ये पहला एक वर्ड है, ये पहला फ्रेज है. दूसरा फ्रेज, save as otherwise provided, save as otherwise provided. पेंसिल नहीं, और तीसरा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ. ऐसे तीन अलग अलग वर्ड इस कितना तो बार कानून में बार बार आते रहते हैं. इन तीनों का मतलब क्या रहता है? तीनों सेम है कि तीनों में फर्क है? और फर्क है तो क्या है वो अपने को चाहिए. तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 40 पॉइंट. मैं बाद में एक बार रिवीजन कहूंगा तब मैं तुमको पूछ लूंगा. जनरली मैं हफ्ते में रिवीजन लेने का सोच रहा हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर द पर्सन. मतलब डोंट सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, इट्स बेटर फॉर अस टू हैव अ डिस्कशन. तो तुम लोग दुनिया भर का अलग लेक्चर जैसे बैठोगे, मुझे वो आपका हैंडराइटिंग कैसा रहेगा पता नहीं. उससे अच्छा इट इज बेटर फॉर मी टू हैव अ डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू. तीन अलग अलग चीज बोला मैंने. एक कौन सा वाला? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट. दूसरा कौन सा? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड. और तीसरा कौन सा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ. ऐसा करके तीन अलग अलग फ्रेजेस आ सकते हैं. कितना बार अलग अलग क्वेश्चन के शुरुआत में ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या अपने को पता रहना चाहिए. Once you know the meaning of it, there is a greater chance that you will understand how to interpret those sections proper. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी थोड़ा का सामने दो वाले के notwithstanding anything contained याचा अर्थ असतो नॉन ऑब्स्टॅन्टिक क्लॉज. त्याला काय म्हणतात? नॉन ऑब्स्टॅन्टिक क्लॉज. हा खूप पॉवरफुल क्लॉज असतो. याचा अर्थ असा असतो की दिस इज एन ओव्हरराइडिंग क्लॉज. बाकी किधर कुछ भी लिखा रहेगा तो मैं मेरा बात सुनने का. बाकी किधर कुछ भी लिखा रहेगा तो उस चीज को भूल जाओ और इसको याद रखो. That is called as non-obstante clause. So, notwithstanding anything contained in section 15. So, this section 17 is telling that it is having an overriding effect on section 15. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब सेक्शन 15 ने जो बोला है वो सेक्शन 15 में फॉलो करो. लेकिन हम जो सेक्शन 17 में बोल रहे हैं वो वाली चीज और सेक्शन 15 वाली चीज, इसमें अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सेक्शन 17 को ऐड. So 17 is introduced for the purpose of overriding section 15. Not in every situation. हमको मालूम है कि 15 बराबर, हमको मालूम है कि 15 बराबर, इसमें प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन कुछ अलग अलग स्पेशल सिचुएशन है जहां पे हमको लगता है कि लोगों ने 15 को गोली मारना चाहिए और चुपचाप से 17 को फॉलो करना है. तो 17 जब जहां कहीं भी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग ऐसा पॉइंट आता है तो समझ जाने का यू आर क्रिएटिंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. घोड़ा है, भाग रहा है, हम घोड़े पे बैठने की बात कर रहे हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओवरराइडिंग. Are you getting the point what I am trying to say? So this section will override on what? It will override on section 15 and 16. So this section is basically for the purpose of only controlling the extent of 15 and 16. तो इस दायरे के अंदर रहेगा तो 15 16 के अंदर चलो, इसके बाहर जाएगा तो 17 के साथ. 17 is overriding on 15 and 16 taken together. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Where the central government is satisfied that LLP has been registered, whether through inadvertence or otherwise, and whether originally or by change of name. मतलब LLP को रजिस्टर कर चुके हैं और गलती से या फिर जानबूझ के तुमने अनडिजायरेबल नेम ले लिया है और रजिस्टर हो चुका है. सर ऐसे कैसे रजिस्टर हो सकता है? रजिस्टर उसको रजिस्टर करवा देता है, रजिस्टर बोलता है मुझे कोई झंझट नहीं, मेरा जिम्मेदारी क्या है सर? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है क्या और स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है क्या, वो रहेगा तो मैं फटाफट से रजिस्टर करवा लेता. मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं. वो कम से कम 2 पार्टनर्स रहने चाहिए, वो सब चीजें रहेगा तो काम करता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू चेक लॉट ऑफ डिफरेंट अदर थिंग्स. या फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो नाम लिया था वो नाम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का सिमिलरिटी रखता है, तो अपने क्लास का नाम क्या है? जियो कॉमर्स क्लासेस. समझा मैं कैसे बोलूं? किसको? और वो लोगों भी वैसे ही, इधर से देखा तो जियो, उधर से देखा तो ऑयल. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देखो ना आप लोग, देखो जियो का लोगो वैसा ही है. इधर से तो जियो, उधर से देखा तो ऑयल लगता है. वो मतलब मेरा कैसा लगा पहला तो तुमको देखा वो ऑयल दिखता है कैसे? नहीं देखा रहेगा तो जाके देखना है. आज का होमवर्क जियो का ऑयल कैसे बनता है. तो ऐसा कुछ तो बना करेगा. बोलेगा नहीं सर ये गड़बड़ वाली चीज है.
हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया है, लेकिन अभी समझ में आया है कि आपका नाम एक तो अनडिजायरेबल है, नहीं तो आपने वो नाम लिया है जो किसी और का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाम है, और इतना नहीं तो उसके आसपास का नाम है, क्लोजली रिसेंबलिंग द सेम, क्लोजली रिसेंबलिंग द सेम, विच में कंफ्यूज द रीडर्स, विच में कंफ्यूज द वर्ल्ड अबाउट योर एक्टिविटीज। तो मुझे भी क्या चालू करने का था, अपना टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चालू करने का था एलएलपी के हिसाब से। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या इंटरनेट प्रोवाइडर कुछ तो ब्रॉडबैंड करके, तो अपना नाम क्या रखने का, जियो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में एलएलपी। बट यार व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बोलता सर नहीं, ये सब बराबर नहीं। अभी गलती से रजिस्टर हो गया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव अ डायरेक्शन के नाम चेंज कर। किसको डायरेक्शन देगा, जियो को नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, एलएलपी जिसने दूसरे का नाम यूज किया है उस एलएलपी को बताया जाए कि कोई अपना नाम चेंज करो। एलएलपी ऐसे नहीं बोलेगा सर अभी मुझे दे दिया ना तो उसको बोलो मैं चेंज करो करके, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दे वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड यू आर टेकिंग देयर नेम व्हिच इज सिमिलर टू देयर नेम, व्हिच इज रेसिबलिंग टू देयर नेम, सो यू आर सपोज्ड टू चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं, जनरली आपको कितना टाइम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार आप बोल सकते हो सर इतना 3 महीने के अंदर फट से चेंज करना पॉसिबल नहीं है, हमको नया नाम ढूंढने को भी टाइम लगता है, तो सभी पार्टनर से एग्री करना चाहिए वरा करके, सो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, तो यू कैन अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गो फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम पीरियड। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पीरियड एक्सटेंड करके दे रहा है तो उसके अंदर तुमको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनी एलएलपी which fails to comply with the direction given under subsection 1 shall be punishable with a fine which shall not be less than rupees 10,000 but which may extend up to rupees 5 lakh। एलएलपी के एक्ट में तो बस तलवारी निकाल के बैठा है, ऐसा करेगा तो वो करूंगा, ऐसा करो तो वो करूंगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, कितना रुपया लगा है 10,000 और मैक्सिमम कितना लगा है 5, तो भैया नोटिस आ गया तो चुपचाप से नाम बदल दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the designated partner of such LLP shall be punishable with a fine which shall not be less than rupees 10,000 but which may extend to rupees 1 lakh। मतलब एलएलपी तो थप्पड़ मारा ही और ऊपर से डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी थप्पड़ मारा है कि भैया आपको आपका नाम ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, आपका जिम्मेदारी है, हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया, अभी एलएलपी के वास्ते काम करवा के लेना आपका जिम्मेदारी है, नहीं करता रहेगा तो एलएलपी को भी मारेंगे और आपको भी मारेंगे। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। Steps in incorporation of LLP, name reservation. The first step to incorporate limited liability partnership is reservation of name of LLP. Application has to be in E-form 1 for ascertaining availability and reservation of the name of LLP business. Actually speaking, जिस तरह से LLP का एक्ट डिजाइन किया हुआ है उसके हिसाब से name reservation is not the prerequisite in reality. But वो बाद में झमेला नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेफेस्ट वे इज फर्स्ट यू रिजर्व द नेम एंड देन यू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी। नहीं तो तुम एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दोगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आ जाएगा तुम्हारा करके, हम सबमिट करेंगे, बाद में फिर से बोलेंगे जाओ फिर से चेंज करते बैठो, तो तुमको वो स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है उसको चेंज करते बैठने का खाली रुपये, उससे अच्छा क्या करते हो, इट इज बेटर दैट यू एंश्योर दैट द नेम इज अवेलेबल टू। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, नेम रिजर्वेशन। एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड इन E-form 1 for ascertaining availability and reservation of the name of LLP business. After reserving the name, user has to file E-form 2. फॉर्म 1 किसके लिए रहेगा बोलो, जानबूझ के वो फॉर्म 1 नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, E-form 1 बोलते हैं। मतलब आपको क्या समझने का है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, और ये सर पीडीएफ कॉपी है उसको हाथ से भर के उनको पोस्ट से भेजेंगे प्रिंट आउट निकाल के, ऐसा नहीं है, E-form ही है वो। सर सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन था मैंने उसको प्रिंट टू पीडीएफ करके प्रिंट आउट निकाला फिर हाथ से लिखा बाद उनके पास भेज दिया पोस्ट से, वो भी नहीं चलेगा, इट विल हैव टू बी सबमिटेड इन अ इलेक्ट्रॉनिक मैनर ओनली। हाँ सर ठीक है, हमने क्या किया, फिर वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाला फिर हाथ से लिखा फिर उसको स्कैन किया, स्कैन करके ईमेल अटैचमेंट करके भेजा, वो भी नहीं चलेगा। सर आपने बोला ना ऑनलाइन सबमिट करने का, ऑनलाइन सबमिट करने का मतलब उनके पोर्टल में जैसा फॉर्म दिया है वैसे तुमको वहीं पे भरने का है और डिजिटल सिग्नेचर यूज करके उसको ऑथेंटिकेट करने का है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट, बाद में E-form 2 आएगा। E-form 2 किसके लिए आएगा, incorporating a new limited liability partnership in LLP. E-form 2 contains details of LLP proposed to be incorporated, partners, designated partners, details and consent of the partners, designated partners to act as partners as well as designated partners. And बाद में क्या आएगा, execution of LLP agreement is mandatory as per section 23 of that. LLP agreement is required to be filed with the registrar in E-form 3 within 30 days of incorporation of LLP. मतलब जिस दिन तुमने तुम्हारा एग्रीमेंट किया रहेगा पार्टनरशिप का, जिस दिन एग्रीमेंट किया उसके 30 डेज के अंदर तुमको रजिस्टर के पास सबमिट करने का रहता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला था, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल एंड कैन बी डन एनी टाइम। इनफैक्ट तुमने केस फाइल करने का जब तुमको समझ में आया यार हम लोग केस फाइल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुमको पार्टनर के नाम से पहले केस फाइल करना पड़ा, और तुमको समझ में आ रहा है कि इसका अपने को तकलीफ होगी, तो देन यू कैन विड्रॉ द केस, गो टू द रजिस्ट्रार,
get it registered and then again file a case. It is also allowed in case of partnership. यानी क्या हमको सबको LLP में ऐसा सब बाद में नहीं है, 30 days के अंदर. 30 days from what? 30 days from the date of incorporation. Incorporation कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर डिसाइड करेंगे. जिस दिन एग्रीमेंट करेंगे, that is the date of incorporation. उसका 30 days के अंदर उनको सबमिट करने का है. Next part is partners and their relations. छोटा सा पॉइंट है, पहले पूरा करता हूँ. 11:45 को मैं ब्रेक देने वाला था, क्योंकि आई थिंक आई स्टार्टेड, आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 10:15 बट आई स्टार्टेड लिटिल लेट. तो पार्टनर्स एंड रिलेशन पूरा करता हूँ, फिर बाद में ब्रेक देता हूँ. एलिजिबिलिटी टू पार्टनर सेक्शन 22. कितना पेजे से मत देखो. Eligibility to be partners. On incorporation of LLP, the person who is subscribed their names to the incorporation document shall be its partners, and any other person may become a partner of the LLP by and in accordance with the LLP agreement. तो जो लोगों ने LLP के incorporation document पे साइन किया है वो LLP के पार्टनर्स बन चुके हैं, और जिनको बाद में LLP ने एडमिट किया हुआ है वो भी LLP के पार्टनर्स बन सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स सेक्शन 23. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड. मिल गया, देखो आपको फिर से एक बार. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज नहीं है. नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या बोलता है? नॉन ऑब्स्टेंटे मतलब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट. ये शब्द के आगे जिनका नंबर दिया हुआ है वो सेक्शन को ओवरराइड करने वाला नया सेक्शन बनता है. कैसे बोल रहा हूँ. और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब किसी को ओवरराइड नहीं करता. एक्चुअली स्पीकिंग वो बोलते हैं कि उधर जो बोला है करने का, लेकिन इधर कुछ अलग करने का. सर तो थोड़ा बहुत वैसे ही हो गया. देयर इज अ डिफरेंस इन दैट. वो आपको खुद को ढूंढने का है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलने वाला नहीं है. सो डोंट थिंक दैट से ढूंढने का कहाँ पे ढूंढो, तुमको गूगल ही करना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. और वो पढ़ने के टाइम में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो सिंपल है नहीं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. बट लॉ तो सिंपल है ही नहीं. लॉ अगर सिंपल होता तो लॉ को लोग पैसे क्यों देते थे. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो अभी अपने को अपना लेवल बढ़ाने का है, अलग अलग चीजों को समझने का कोशिश करने का. You are not just required to understand the provision of law, you are also required to understand the way in which law is constructed. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. क्योंकि तुम क्या बन रहे हो, तुम आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी बन रहे हो. आर्किटेक्ट को सब पता रहना चाहिए रहता है कि कौन सा चीज कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है. आर्किटेक्ट मतलब गवर्नमेंट काम करने वाला आदमी नहीं, उसको बहुत सारी चीज पता रहता है कि एस्थेटिक्स क्या है और उसके अलावा फंक्शनलिटी क्या है. दोनों चीजों को समझ में आता रहता है. तो वैसे तुमको अभी क्या करने का, सोसाइटी का आर्किटेक्ट बनने का है, और उसके लिए तुमको कानून कैसे बनता है मालूम रहना चाहिए. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये जो अलग छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको अगर आप ठीक से ध्यान दे सकोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ लॉ मेकर्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके चलो ठीक है. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ LLP एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP and its partners shall be governed by the LLP agreement between the partners or between the LLP and its partners. तो भैया पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, या फिर LLP के पार्टनर्स के पास के ड्यूटीज एंड राइट्स क्या है, और पार्टनर्स के LLP के पास से ड्यूटीज एंड राइट्स क्या है. सो ड्यूटीज एंड राइट्स अगेंस्ट पार्टनर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स अगेंस्ट LLP, and duties and rights of the LLP against partners will be defined by whom? By the LLP agreement. LLP agreement and any changes, if any, made therein shall be filed with the registrar in such form, manner, and accompanied by such fees as may be prescribed. The agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP, provided such agreement is ratified by all the partners after the incorporation of LLP. पहले क्या बोलता है? LLP का agreement, और उसके बाद में होने वाले सारे के सारे चेंजेस shall be filed with the registrar in such form, manner, and accompanied by such fees as may be prescribed. मतलब LLP का जब तुम एग्रीमेंट करोगे तो उसको तो रजिस्टर के पास सबमिट करना ही पड़ता है, और बाद में उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो एवरी सच चेंज शुड बी अगेन नोटिफाइड टू द रजिस्टर. एंड रजिस्टर फोकट में काम करने वाला नहीं, वो क्या करेगा, आपके से हर बार फीस ले. तो छोटा छोटा चेंजेस करते नहीं बैठेगा. आज शाम को ये चेंज किया, कल शाम को वो चेंज करेंगे, रजिस्टर को देखेंगे उसका सिस्टम फटाफट से अपडेट होता है क्या करके. ये सब करते बैठने का नहीं. The more you are going to go to register, every time you are supposed to pay the fees. रजिस्टर ये नहीं बोलेगा कि मैं इतना काम नहीं करूंगा, बोलेगा ठीक है आप बोलोगे तो करता, लेकिन हर बार आपको फीस भरना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट, फिर बोलते हैं कि an agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP, provided such agreement is ratified by all partners after the incorporation of LLP. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाने के पहले, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाने के पहले अगर वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाले जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आपस में कुछ एग्रीमेंट किए थे, उन्होंने आपस में कुछ एग्रीमेंट किए हुए थे, तो वो वाला एग्रीमेंट अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए रहेंगे
तो जो जो लोगों ने इस पे साइन किया है दे आर गोइंग टू गेट बाउंड बाय द सेम। नहीं सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के पहले एग्रीमेंट नहीं करना है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट के साथ करना है। मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट। हम बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, देयर इज अ चांस दैट देयर कैन बी अ पार्टनरशिप व्हिच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला पार्टनरशिप था, उसके अंदर उनका कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी रिलेशनशिप था, उसके अंदर उनका आपस का राइट्स एंड ड्यूटीज था, और बाद में उन्होंने अभी फिर से क्या बनाया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाया। वो पार्टनरशिप कैसा वाला था, ओरल वाला पार्टनरशिप था। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में क्या बन रहा है उसको अभी बोले चलो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में। सो देन दे आर टेलिंग यू एन एग्रीमेंट इन an agreement in writing made before the incorporation of the LLP between the persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP। तो उसकी वजह से LLP की और obligations आ सकता है, बट LLP को oblige करने का रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, that agreement should be in writing। तो ABC were 3 partners who were probably partners under Indian Partnership Act, who were already having an agreement in writing, but which was not registered or which may be registered, that's a different story, but not under LLP, it was registered under Indian Partnership Act। क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? उसी को यहाँ पे कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। हम बोलेंगे उधर का एग्रीमेंट अभी LLP के फिर से बाइंडिंग हो जाए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन LLP। पर आगे क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रैटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। फिर जरूरी क्या है, LLP फॉर्म होने के बाद में वो जो सब्सक्राइबर्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रहेंगे उन्होंने सबने बोलना चाहिए कि हाँ पूरा एग्रीमेंट हम लोग यहाँ पे रेटिफाई कर रहे हैं। all not majority। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, in the absence of an agreement as to any matter, the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of LLP and the partners shall be determined by the provisions relating to that matter as are set out in the first schedule। तो अगर एग्रीमेंट साइलेंट रहेगा तो किसके पास जाने का, फर्स्ट शेड्यूल के पास जाने का। ओके, नेक्स्ट इज सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। पार्टनरशिप का आपस का जो उनका रिलेशनशिप है उसको खत्म कैसे करते हैं, फिर उसके अंदर का मेरा इंटरेस्ट कैसे खत्म होता है। अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स एज टू सिजेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 days टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज अ पार्टनर। तो उन्होंने अपने पार्टनरशिप के LLP के एग्रीमेंट में जैसा टेक्निक लिख के रखा है उसके हिसाब पे वो अपने आप रिटायर हो सकते हैं, बोल सकते हैं वो कल से बंद। बट अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो इन दैट केस किसी पार्टनर को रिटायर होने का रहेगा तो उसको कम से कम कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 30 days का। उन्होंने क्या बोल के रखा है, नॉट लेस देन 30 days, मतलब कम से कम 30 days का देना पड़ेगा। 60 दिन 90 दिन का तो चलेगा ही, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट लेस देन 30 days। अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ LLP। वो तो बाय डिफॉल्ट है, मर गया तो काहे का पार्टनर। ओके, और डिसोल्यूशन हुआ तो LLP नहीं है तो पार्टनर हो नहीं सकता बाद में। नेक्स्ट, इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी एन अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ज्या कोर्टला एखाद्या माणसाला वेडा आहे असं सांगण्याचा अधिकार दिला आहे त्या कोर्टने सांगितलं असेल तरच। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। एक तो उसने खुद एप्लीकेशन किया, नहीं तो कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है इंसॉल्वेंट है करके। वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP हियरइन आफ्टर रिफर्ड टू एज अ फॉर्मर पार्टनर, the former partner is to be regarded in relation to any person dealing with LLP as still being a partner of the LLP unless the person has noticed that the former partner has ceased to be the partner of the LLP or the notice that the former partner has ceased to be the partner of LLP has been delivered to the registrar। खतरनाक चीज है। अगर तुम रिटायर हो जाते तो रिटायर होने के बाद थर्ड पार्टीज में स्टिल ट्रीट यू एज अ पार्टनर। कब तक? जब तक उसको खुद को पता नहीं चला कि तुम सीज टू बी अ पार्टनर हो, या फिर उसको पता है पता नहीं फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन रजिस्टर को तुमने कम्युनिकेट कर दिया कि ये फॉर्मर पार्टनर है, ये रिटायर हो चुका है। सो 2 different situations or 3 different situations I can create now। First one, you are the third party, I am the retiring partner and I have retired। The details of my retirement are not yet communicated to registrar, and you are also not knowing about the same। So you are the third party, there is a registrar, I am the retiring partner, my retirement is neither known to you nor known to the registrar and you enter into contract with LLP। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। और LLP enters into contract with third parties and liabilities are created, then LLP का assets are liable for the same। मेरा शेयर है उस एसेट्स के अंदर का, मैं बोलता हूँ मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे मेरा एसेट का शेयर दे दो। बोलते कि एसेट्स कम पड़ रहे हैं वो लायबिलिटी को पे करने के लिए। बोलता हूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पहले रिटायर हो गया। बोलते सर थर्ड पार्टी कोई पता नहीं था और रजिस्टर कोई पता नहीं था,
दैट मींस यू आर स्टिल नॉट रिटायर्ड। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो मेरा जो शेयर अभी एलएलपी के अंदर पड़ा हुआ है, दैट शेयर आल्सो कैन बी यूज्ड। मेरा घर से कुछ नहीं जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मेरा जो शेयर एलएलपी के अंदर पड़ा हुआ है, दैट शेयर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज which are probably created after my retirement, but I have not yet communicated to the third parties as well as not communicated to the registrar. Next situation, तुम थर्ड पार्टी, मैं रिटायरिंग पार्टनर और उधर एक रजिस्ट्रार। मैं रिटायर हो चुका हूँ, रजिस्ट्रार को बताने का बाकी है, लेकिन तुमको पता चल चुका है। So there are two third party ऐसा कंसीडर करेंगे, this is third party, this is fourth party, just example, okay? So इनको पता है कि मैं रिटायर हो गया, इनको पता नहीं है कि मैं रिटायर हो गया, और रजिस्ट्रार को तो पता है ही नहीं। क्या समझता है कैसे बोल रहा हूँ? उसको मैंने कम्युनिकेट किया ही नहीं। दिस इज द बेसिक सिचुएशन। तो जिनको पता है दे कैन नॉट होल्ड माय शेयर लायबल, जिनको पता नहीं है दे कैन होल्ड माय शेयर लायबल। ये बोलते सर हमको पता नहीं का तो भी क्या हुआ, रजिस्ट्रार को पता नहीं है ना, बोलते तुमको कुछ फर्क पड़ता नहीं, तुमको पता चला कि मैं पार्टनर नहीं हूं, देन देयर इज नो टेंशन, देन आई एम माय शेयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी अटैच्ड फॉर द पर्पस ऑफ योर लायबिलिटीज। इनके लिए इट कैन स्टिल बी अटैच्ड। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, मैं पार्टनर था, रिटायर हो चुका हूं, थर्ड पार्टी को भी पता नहीं है, फोर्थ पार्टी को भी पता नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार को पता है। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलते सर हमको नहीं ना पता था, आपने कैसे बोला था, इसको पता नहीं था, इसको हमने मदद किया था, अभी हम दोनों को पता नहीं था, हम दोनों को मदद करो। तो बोलूंगा तुम दोनों को मदद नहीं मिलेगा क्योंकि रजिस्ट्रार को पता चल चुका है। तो देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट, द सजेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी और टू अदर पार्टनर्स और टू एनी अदर पर्सन व्हिच ही इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। लेकिन अभी रजिस्ट्रार को पता चल चुका है तो मैं छूट गया किससे? वो लायबिलिटीज which are incurred after my communication to the registrar or after it coming into the notice of the third party. उसके बाद के लायबिलिटीज के मैं रजिस्टर्ड लायबल नहीं, बट उसके पहले के मेरे लायबिलिटीज रहेंगे, मेरे मतलब एलएलपी के जो लायबिलिटीज रहेंगे उसके लिए मेरा शेयर अभी भी अटैच होते हैं। सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट, where a partner of the LLP ceases to be the partner unless otherwise provided in the LLP agreement, the former partner or a person entitled to his share in consequence to the death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive from the LLP an amount equal to the capital contribution of the former partner actually made to the LLP and his right to share the accumulated profits of the LLP after the deduction of accumulated losses of LLP determined as at the date of former partner cease to be the partner. ये अपना पार्टनरशिप के जैसे ही है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको, और कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को, अगर कोई डिसीज हो जाता है उस केस उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को फॉर्मर पार्टनर का कैपिटल का शेयर मिल जाएगा एज वेल एज पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड पास्ट अक्यूमुलेटेड लॉसेस का शेयर मिल जाएगा। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट पार्ट, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन consequence of the death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP. सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, आपने बोला था सर ये स्पेशल क्या कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल कुछ तो है, अल्टरनेट बिजनेस व्हीकल करके बोलते हैं। तो सर इसको दोनों चीज है ना, परपेचुअल सक्सेशन भी है और इसको क्या बोलते हैं आपका म्यूचुअल एजेंसी भी है, लिमिटेड लायबिलिटी भी है, सब चीज है सर। तो सर ये रिलेशनशिप वाला ही है ना, और आपने बोला परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है सर, और वरना ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है ना कंपनी में। तो मिस्टर एक्स इज अ शेयर होल्डर हु एक्सपायर्ड, ऑटोमेटिकली शेयर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू मिस्टर वाई, सॉरी हिज सन और डॉटर और वाइफ, जैसे उसका लीगल एग्जीक्यूटिव रहेगा वैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड होता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सर यहाँ पे भी परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब यहाँ पे भी वैसे ही होगा, कोई एक्सपायर हो गया तो इन दैट केस उसका जो भाई बहन नहीं तो क्या मतलब जो लीगल एग्जीक्यूटिव रहेंगे उसके वो ऑटोमेटिकली एलएलपी के पार्टनर बन जाएगा। नहीं 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 बाबा, ये पार्टनरशिप है बेसिकली, पार्टनरशिप में द रिलेशनशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये जो बेसिक प्रिंसिपल था पार्टनरशिप का वो वैसे मेंटेन किया हुआ है, हमने परपेचुअल सक्सेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप का ट्रांसमिशन दिया हुआ है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, तो जो रिटायर्ड पार्टनर है या फिर एक्सपायर्ड पार्टनर है उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को कैपिटल वापस मांगने का अधिकार है क्या? हाँ वो है। उसका शेयर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अक्यूमुलेटेड लॉसेस लेने का अधिकार जिम्मेदारी है क्या? वो है। लेकिन उसके जगह में मुझे अभी अंदर ले लो ये बोलने का अधिकार नहीं, बिकॉज जनरली एलएलपी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था तुमको याद रहेगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट था कौन सा वाला? प्रोफेशनल्स। याद है क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो। तो वहां से उसका ओरिजिन है, बाद में अभी हमने उसको बिजनेस के लिए कंसिडर करना चालू कर दिया, बट फिर भी उसका ओरिजिनल पॉइंट वही है। और उसका बेसिक लॉजिक क्या क्या हुआ है? एग्रीमेंट से क्रिएट होने वाली चीज है। तो एग्रीमेंट एबीसी के बीच में रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी और एक बच्चे के साथ में भी एग्रीमेंट वैसे ही चालू रहेगा। एक बच्चा may not be having that capacity of understanding how the business is to be done. So by default there is no transmission. तो एलएलपी के फॉर्मर पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटिव्स को एलएलपी के मैनेजमेंट में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं।
सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? टेक अ ब्रेक.